Hello students, in this video we are here to discuss about part 2 of the last video that was tribals, decus and the vision of a golden age। यानी कि इस चैप्टर में अब हम देखेंगे कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स, यानी कि कैसे जो कॉलोनियल रूल था। कॉलोनियल रूल का मतलब जब कोई फॉरेन पावर, जिसका जो क्या था हमारे देश में ब्रिटिश था, जब कोई फॉरेन पावर हमारे देश में आकर के हमारे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल यानी इस आइडेंटिटी को सब्जगेट करती है, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक विरासत को जब ठेस पहुंचाती है या फिर उस पर कब्जा करती है तो इसे हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। तो कॉलोनियल रूल में कैसे ट्राइबल के भी कल्चर, ट्राइबल के भी जो पॉलिटिकल सोशल स्टेटस थे उसमें बदलाव आया कॉलोनियल रूल के इंटरफेरेंस के बाद। तो कैसे कॉलोनियल रूल के बाद उनके लाइफ्स में बदलाव आता है, उनके जीवन में बदलाव आता है। तो जो ट्राइबल ग्रुप्स के लाइफ्स थे वो ब्रिटिश काल के दौरान बदले। अब ब्रिटिश काल के दौरान ट्राइबल चीफ्स का क्या हुआ, यानी जो आदिवासी के जो सरदार थे, उनके जो मुखिया थे, उनका क्या हुआ। यानी ब्रिटिश के आने से पहले बहुत से एरियाज में ट्राइबल चीफ्स जो थे वो बहुत ही ख़ास लोग थे। उनको मतलब कि कुछ खास तरह की इकोनॉमिक पावर मिली थी, यानी आर्थिक शक्तियाँ मिली थी, और उनके पास ये अधिकार था कि वो प्रशासन यानी प्रशासित कर सकते हैं और अपने इलाकों का नियंत्रण भी कर सकते हैं। कुछ जगहों पे उनका अपना पुलिस था और क्या करते थे, मतलब कि वहाँ यानी कि जो वहाँ के लैंड का लोकल रूल्स वही डिसाइड करते थे। फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट या लोकल रूल्स वही ट्राइबल चीफ्स डिसाइड करते थे। ब्रिटिश शासन के अंडर क्या हुआ कि जो फंक्शंस और जो पावर्स थे ट्राइबल चीफ्स के वह एकदम से बदल गए। यानी कि अब उनको अपना जो लैंड टाइटल था उनको रखने की अनुमति थी ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स, और मतलब कि लैंड रखने की अनुमति थी और लैंड को रेंट पे लगाने की अनुमति थी। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ये पावर तो मिला था इनको, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर खो गए ये लोग, और उनको मजबूरन क्या करना पड़ा, फॉरेस्ट लॉज को फॉलो करना पड़ा। यानी कि जो जंगल का बनाए गए कानून थे उसको फॉलो करना पड़ा, जो ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा भारत में बनाया गया। उनको ट्रिब्यूट देना पड़ता था ब्रिटिश को, यानी ब्रिटिश को उनको देना पड़ता था टैक्स वगैरह, एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश के नज़रिए में जो परिभाषा थी अनुशासन की, उसके नज़रिए यहाँ के आदिवासियों को ट्रेन करना पड़ता था, प्रशिक्षित करना पड़ता था। यानी कि पहले जो उनका अधिकार था उसको अब उन्होंने खो दिया लोगों के भीतर। अब ये लोगों के बस कठपुतली बन के रह गए, यानी ब्रिटिश के कठपुतली बन के रह गए। सो अब क्या है कि अब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की लाइफ में क्या बदलाव आए। शिफ्टिंग कल्टीवेटर के बारे में जानते हैं कि ब्रिटिश जो थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर यानी वो ग्रुप्स जो कि एक जगह से दूसरे जगह मूव किया करते थे और जिनका अपना कोई फिक्स्ड होम नहीं था, उनसे बड़ा परेशानी था उनको। और वो क्या चाहते थे कि जो ट्राइबल हैं, दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन, यानी वो चाहते थे कि जो आदिवासी ग्रुप्स हैं वो ये जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, ये क्या करे, सेटल कर जाए एक जगह पे और पीजेंट कल्टीवेटर बन जाए, यानी कि खेतीहर किसान बन जाए। सेटल्ड पीजन वेर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर दैन पीपल हु वेर ऑलवेज ऑन द मूव। यानी जो पीजेंट सेटल कर चुके थे, एक जगह अपना घर बना चुके थे, उनको कंट्रोल करना आसान था, उनको एडमिनिस्ट्रेट करना आसान था, बशर्ते बजाय उनके जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। ब्रिटिश ये चाहते थे कि उनको रेगुलर रिवेन्यू मिले। सो इसीलिए उन्होंने क्या किया, लैंड सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने लैंड का मेजरमेंट किया, उसका लैंड को नापा और क्या किया, हर इंडिविजुअल का, हर व्यक्ति का जो लैंड को लेकर के जो राइट्स थे उसको क्या किया, डिफाइन किया। एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड, और लैंड को देखते हुए पूरे स्टेट के लिए क्या किया, रेवेन्यू डिमांड को फिक्स कर दिया कि इतनी रेवेन्यू आनी चाहिए समय दर समय। कुछ जो पीजेंट थे उनको लैंड ऑनर बना दिया, यानी कुछ जो पीजेंट थे उनको ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया गया और बाकी को टीनेंट्स कहते हैं ज़मीन के किराएदार,
जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा कि जो टीनेंट्स थे वो लैंड ऑनर को क्या करते थे, रेंट पे करते थे, और बदले में क्या करता था वो लैंड ऑनर क्या करता था, स्टेट को रेवेन्यू देता था, उसी रेंट को कलेक्ट करके स्टेट को रेवेन्यू दिया करता था। तो ब्रिटिश का जो ये प्रयास था, ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, यानी झूम कल्टीवेटर को सेटल करने का जो प्रयास था ब्रिटिश का वो सफल नहीं हुआ। जो भी सेटल्ड प्लो थे, सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन, वो इन इलाकों में आसान नहीं था जहाँ पर पानी बहुत कम था और सॉइल क्या था, ड्राई था, यानी सॉइल सूखा था। वास्तव में झूम कल्टीवेटर जो कि प्लो कल्टीवेशन किया करते थे वो अक्सर मतलब सफ़र करते थे, अक्सर उनको मुसीबतें आती थी, उनके जो खेत थे वो अच्छी उपज नहीं दिया करती थी। इसीलिए जो झूम कल्टीवेटर थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो मतलब कि अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे जाना चाहते थे, जो परंपरागत तरीके से जो वो करते आ रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, खेती करते थे, वापस से फिर जगह बदलते थे, फिर अगले जगह पे जाते थे, ये चीज़ वो कंटिन्यू करना चाहते थे। अब है कि फॉरेस्ट लॉज का क्या फ़र्क पड़ा, यानी कि जो जंगल के कानून बना गए उनसे उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो जितने भी आदिवासी समूह थे, जैसा कि हमने देखा कि वो जंगल से जुड़े हुए थे। सो अगर जंगल में कोई कानून में बदलाव आता तो उनके भी लाइफ्स पे बदलाव आता। तो ब्रिटिश ने क्या किया, अपना जो कंट्रोल था वो जंगल, सारे जंगलों में फैला लिया और ये घोषणा की जो फॉरेस्ट जो है वो क्या है, स्टेट की प्रॉपर्टी है, और कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर। और उन जगहों पे क्या करते थे, वो टिम्बर यानी कि जो कमर्शियल वुड थे वो ग्रो किया कराया करते थे, जो जिसकी ब्रिटिश को ज़रूरत थी वैसी ही टिम्बर वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती थी। इन जंगलों में, इन दीज फॉरेस्ट, लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं थी, ना ही वो इन जंगलों में झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकते थे या फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते थे या फिर शिकार कर सकते थे। तो बताएं कि हाउ वेयर झूम कल्टीवेटर टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन। तो ऐसी परिस्थिति में झूम कल्टीवेटर कैसे सर्वाइव करेगा। उनमें से बहुत जो थे उनको मतलब कि दूसरे इलाकों में जाना पड़ा काम की तलाश में और जीवन यापन की तलाश में। बट एक बार वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। एक मतलब जैसे ही ब्रिटिश ने क्या किया, ट्राइबल पीपल को जंगल में रहने से मना किया, रोक दिया, तो उनको तो प्रॉब्लम होगी ही। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर। अब जो है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको कहाँ से मजदूरी देगी, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ से लेबर लाएगी पेड़ को काटने के लिए। पेड़ की कटाई की ज़रूरत थी, और क्यों, क्योंकि रेलवे स्लीपर्स बनाए जा रहे थे। इसीलिए अब अगर वो जंगल में नहीं आएंगे तो पेड़ की कटाई कौन करेगा, लेबर कहाँ से लाएगा ब्रिटिश ऑफिशियल। सो कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विथ अ सॉल्यूशन। एक हल लाया उन्होंने। दे डिसाइडेड, उन्होंने ये निर्णय लिया कि झूम कल्टीवेटर को वो छोटा सा ज़मीन दे देंगे, स्मॉल पैचेज ऑफ, छोटा टुकड़ा ज़मीन का जंगलों में, और उनको बोलेंगे कि तुमको इस पे खेती एक ही शर्त में करनी है कि जो गांव में रहते हैं, दो जो लिव्ड इन विलेज वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट। यानी कि उसको क्या करना होगा, फॉरेस्ट में क्या करना होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर देना होगा, मजदूर प्रोवाइड कराना होगा और जंगल की देखरेख करनी होगी। सो बहुत से इलाकों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, फॉरेस्ट विलेज का निर्माण किया ताकि लेबर उनको बहुत आसानी से चीप रेट पे मिल सके। उसके बाद है कि मेनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट दिस कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज। यानी जो ज़्यादातर जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने इस कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ क्या किया, अपना प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने नए रूल्स का खिलाफत किया और अपने पुराने प्रैक्टिसेस के साथ जो इलीगल गैर कानूनी घोषित कर दिया जा चुका था उसके साथ उन्होंने कंटिन्यू किया और ओपन रेवेलियन में आए, यानी कि एकदम खुला विद्रोह उन्होंने किया। सच वाज द रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा। ऐसा ही कुछ विरोध था, विद्रोह था किसका, सोनग्राम संगमा का 1906 में आसाम में। और ये जो फॉरेस्ट सत्याग्रह था कब का, 1930 का, सेंट्रल प्रोविंस जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है। अब ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम विथ ट्रेड। 19वीं शताब्दी के दौरान जो भी ट्राइबल ग्रुप थे उनको ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स, है ना, वो मतलब कि
ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स वो जंगलों में आ रहे थे और जंगलों को क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को खरीद रहे थे और कैश लोन्स दे रहे थे और उनको कह रहे थे कि आपको मजदूरी चाहिए, मतलब उनको मजदूरी भी दे रहे थे एक तरह से। इट टुक ट्राइबल ग्रुप्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। कुछ वक्त लग गया जितने भी आदिवासी थे उनको ये समझने में कि हो क्या रहा है जंगल में। अब क्या है कि सिल्क ग्रोअर की कंडीशंस को थोड़ा समझते हैं। 18वीं शताब्दी में इंडियन सिल्क जो था वो यूरोपियन मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, यानी यूरोप के बाज़ार में भारतीय रेशम की बहुत ज़्यादा मांग थी। इसकी जो बहुत बेहतरीन क्वालिटी थी भारतीय सिल्क की, भारतीय रेशम की, उसका बहुत ज़्यादा कीमत था और एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड। एकदम से भारत के अंदर से क्या हुआ, निर्यात जो है बिल्कुल बढ़ गया और मार्केट बढ़ाए गए, एक्सपेंड किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने रेशम के उत्पादन के लिए लोगों को क्या किया, प्रोत्साहित किया कि आप रेशम उगाइए ज़्यादा तादाद में। हजारीबाग जो कि आज का झारखंड है, झारखंड का इलाका है, ये वो एरिया था जहाँ पे संथाल, ये भी एक ट्राइब का नाम है, उन्होंने क्या किया, कुकून्स बनाया या कुकून्स को प्रिपेयर किया। और ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क, यानी जो रेशम में व्यापारी डील कर रहे थे वो क्या किए, उन्होंने एजेंट्स भेजे जो ट्राइबल्स पीपल को क्या करते थे, लोन दिया करते थे और कुकून्स कलेक्ट किया करते थे। ग्रोअर्स वेयर पेड 3 to 4 for 1,000 कुकून, यानी 3,000 या 1,000 कुकून के बदले में उनको सिर्फ 3 से 4 रुपये मिलते थे। और दीज वेयर देन एक्सपोर्टेड टू बर्दवान, यानी यही जो है बर्दवान बंगाल का इलाका है और गया, यहाँ पे इसका निर्यात होता था, एक्सपोर्ट किया जाता था इसको, जहाँ पे इनको 2-3 रुपया इनसे खरीद करके 5 रुपये में बेचे जाते थे। और मिडिल मैन, बिचौलिया जिसको कहते हैं, सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर, क्योंकि जो बिचौलिए होते थे वो एक्सपोर्टर्स और क्या है सिल्क ग्रोअर के बीच में क्या कर रहे थे, वो मतलब कि ये व्यापार का काम कर रहे थे और वो बिचौलिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। सिल्क ग्रोअर जो थे वो बहुत कम कमा रहे थे। और इसको हम समझ सकते हैं कि बहुत से जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने मार्केट और ट्रेडर को अपना क्या किया, अपना दुश्मन समझा। इसके बाद है द सर्च फॉर वर्क, यानी कि काम की तलाश, यानी जो ट्राइबल्स का जो दुख था, जो मतलब कि हु हैड गोन फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च फॉर वर्क वाज इवन वर्स। अब अपने घर से दूर जाकर काम ढूंढना वो पहले से बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति हो गई थी। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड। अब 19वीं शताब्दी आते आते या अंत तक जो चाय की खेती थी वो मतलब कि शुरू हुई और माइनिंग जो था वो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गया, यानी जो खादान, तो ये इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गया। ट्राइबल्स को की भर्ती होती थी ज़्यादा संख्या में। टी प्लांटेशन जो आसाम का था और झारखंड के कोल माइन में, यानी कि उनकी भर्ती होती थी ट्राइबल्स की, उनकी भर्ती होती थी ठेकेदार के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, जो उनको बहुत कम मजदूरी देते थे और उनको मतलब कि होम से रिटर्न करने में या प्रिवेंटेड देम फ्रॉम, वो घर वापस नहीं आ सकते थे एक बार उनकी भर्ती हो जाती थी तो। अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोजर लुक, यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो आदिवासी समाज थे देश भर के विभिन्न हिस्सों में, वो जिस कानून में बदलाव को देख करके विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। उन पे उनके जो परंपरागत तौर से जो प्रैक्टिसेस थे उस पे पाबंदियां लगने की वजह से, नए टैक्सेस की वजह से जो उनको पे करना पड़ा था और जो शोषण उनका व्यापारी और साहूकार के द्वारा हो रहा था, इसके विरोध में विद्रोह पे उतर आए। कोल्स रिबेल्ड, कोल भी एक ट्राइब का नाम है, उन्होंने विद्रोह किया, विरोध किया 1831 और 32 में। संथाल ने कब किया, 1855 में बस्तर में विद्रोह हुआ, मध्य प्रदेश या सेंट्रल इंडिया मध्य भारत में 1910 में। और वारली आंदोलन कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में, कब हुआ, 1940 में हुआ। ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो मूवमेंट था बिरसा ने भी एक आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन बिरसा, शुरू में जिसका हम चर्चा किए थे, बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो बिरसा जो था वो मतलब 1870 के आसपास उनका जन्म होता है। बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म होता है और वो उनका पालन पोषण जो है वो बोहोंडा के जंगलों में होता है।
भेड़िया चराना, बांसुरी बजाना और मतलब कि लोकल अखाड़ा में खेलना, कुश्ती लड़ना, गरीबी से प्रभावित, गरीबी से पीड़ित उनके जो पिता थे उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था काम की तलाश में। जब वो युवा हुए तो बिरसा ने मतलब कि मुंडा जो उस समय का जो ट्राइब्स था यानी कि जो आदिवासी जो ग्रुप था उनके कहानियों को सुना और मतलब कि सरदार अपने जो समुदाय था उसके सरदार के बारे में सुना और जो क्या करते थे लोगों से आंदोलन करने की अपील किया करते थे। वो उस युग की बात करते थे जब जो ट्राइब था ये मुंडा वो मतलब कि डीकूज यानी कि जो आउटसाइडर्स थे उनके अत्याचार से फ्री हो जाएंगे और मतलब कि देयर वुड बी अ टाइम, एक वक्त आएगा जब मतलब कि कम्युनिटी उनके जो पूर्वजों के यानी जो आदिवासी थे उनके पूर्वजों के जो अधिकार थे वापस से मिल जाएंगे। उन्होंने खुद को देखा ओरिजिनल सेटलर ऑफ द रीजन यानी उस जगह के आदिवासी यानी कि उस जगह के ओरिजिनल इनहेबिटेंट, ओरिजिनल प्रवासी के रूप में देखा। मुल्क की लड़ाई, और उन्होंने अपने लैंड की लड़ाई को मुल्क की लड़ाई का नाम दिया यानी कि देश की लड़ाई का नाम दिया। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू बीन बैक देयर किंगडम यानी लोगों को ये याद दिलाया कि हमें अपना साम्राज्य वापस से जीतना है। बिरसा लोकल मिशनरीज स्कूल में गया और वो मतलब कि जो मिशनरीज थे यानी जो चर्च के मिशनरीज होते हैं उनके उपदेशों को भी सुना और देयर टू ही हर्ड इट सेड दैट इट वाज पॉसिबल फॉर मुंडास टू अटेन किंगडम ऑफ हेवन। अब वहाँ पे उसने एक बात सुन ली कि जो उनके जो ट्राइब्स थे मुंडा ट्राइब उनके लिए बहुत संभव था कि वो स्वर्ग को भी जीत सकते थे और वापस से वो अपने अधिकारों को पा सकते थे। और ये तब ही होगा जब अच्छे क्रिश्चियन दे बिकम गुड क्रिश्चियंस, ये तब होगा जब वो अच्छे क्रिश्चियन बनेंगे और मतलब कि बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ देंगे। बाद में बिरसा जो था वो मतलब कि वैष्णव उपदेशक के बीच में भी अपना कुछ समय बिताया और उन्होंने कुछ सैक्रेड जो धागा जिसको जनेऊ टाइप का कहते हैं वो भी पहना और मतलब कि प्योरिटी और पाइटी इसके वैल्यू को क्या किया उसका मान करना यानी सम्मान करना शुरू किया। बिरसा जो था मतलब बहुत से विचारों से प्रभावित था और ही केम इन टच विथ हिज ग्रोइंग अप ईयर्स, अपने जो बदलते समय के साथ वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रो कर चुका था। हिज मूवमेंट वाज एम्ड एट, उनका जो आंदोलन था ट्राइबल समाज को रिफॉर्म करना। उन्होंने मुंडा ट्राइब को क्या किया, वो आग्रह किया कि आप ड्रिंकिंग लिक्वर यानी शराब पीना छोड़ दो, अपने गांव को साफ करो और मतलब कि जो बाकी जो भी गलत धंधे उससे अपना रास्ता मोड़ लो। और हमें याद रखना चाहिए कि बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज, वो जो था मिशनरीज के खिलाफ भी अपना वो किया विचार जाहिर किया और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ भी अपना विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने उनको देखा आउटसाइड फोर्स के रूप में, यानी यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स और क्रिश्चियन मिशनरीज इनकी दोनों से नहीं बनती थी, ये दोनों के खिलाफ थे क्योंकि इनको ये लगता था कि ये दोनों इनके कल्चर को यानी ट्राइब एक अलग कल्चर है, इन दोनों इनके कल्चर को क्या कर रहा है या फिर इनके वे ऑफ लाइफ को प्रभावित कर रहा है। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से कहा कि हमें अपने खोए हुए इतिहास को वापस पाना है। वो उस युग की बात की कि जिसमें सतयुग यानी द एज ऑफ ट्रूथ, जब मुंडा एक अच्छी जीवन जीते थे, अच्छे मतलब कि उनका मतलब कि एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्ट करना, टैप नेचुरल स्प्रिंग्स और पेड़ वगैरह लगे, बगीचे होने, यानी एक अच्छा काल जब हर तरह से खुशहाली हो। दे डिड नॉट, वो अपने भाइयों से नहीं लड़ते थे, अपने संबंधियों से नहीं झगड़ते थे, वो ईमानदारी से रहते थे। बिरसा वैसा ही चाहता था, लोगों को बोलता था कि फिर से उनको ऐसा होना पड़ेगा, अपने ज़मीन पे सेटल होना पड़ेगा और अपने खेतों को खुद जोतना पड़ेगा। अब इसकी वजह से ब्रिटिश को क्यों चिंता होने लगी, पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट कि ब्रिटिश की चिंता ये थी कि बिरसा का आंदोलन मतलब कि का जो मकसद था वो पॉलिटिकल था। फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लेंडर, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप अ मुंडा राज। वो क्या बिरसा क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि मिशनरीज को भी भगाओ, मनी लेंडर्स को भी भगाओ और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स है, जो हिंदू जमींदार है उनको भी भगाओ। और वो क्या चाहते थे कि मुंडा राज आएगा और बिरसा उसका हेड होगा, उनका मुखिया होगा। ये जो आंदोलन था आइडेंटिफाइड ऑल दिस फोर्सेज एज द कॉज ऑफ माइजरी, ये जितने भी फोर्स थे इन सब को अपने दुख का कारण बताया और बताया कि इनकी वजह से ही ये लोग सफ़र कर रहे हैं, यानी मुंडाज की जो सफरिंग है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है ये इनकी वजह से है।
जो लैंड पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, वो क्या कर रही थी, दे डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। ये जो परंपरागत तौर से जो लैंड सिस्टम थी उसको तबाह कर रही थी। हिंदू लैंडलॉर्ड्स या जो जमींदार थे या साहूकार थे, उनके ज़मीन ले रहे थे, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके परंपरागत संस्कृति को बदल रहे थे। जैसे जैसे ये आंदोलन फैला तो ब्रिटिश के जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, कार्रवाई की। उन्होंने बिरसा को 1895 में गिरफ्तार कर लिया और मतलब कि कन्विक्ट, उनको दोषी पाया गया दंगों के खिलाफ, और उसको 2 साल का जेल हुआ। जब बिरसा को 1897 में छोड़ दिया गया तो वो गांव-गांव जाते थे, लोगों के सपोर्ट को फिर से इकट्ठा किया और उन्होंने ट्रेडिशनल सिंबल्स का और लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, लोगों को फिर से उठाया। लोगों से ये आग्रह की कि हमें रावण को ख़त्म करना। रावण किसके लिए? डीकूज और यूरोपियंस के लिए, यानी कि डीकूज बाहरी ब्रिटिशर और यूरोपियंस तो हैं ही, एंड स्टे और एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना है और उसका नेतृत्व करना है। बिरसा के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने डीकू के सिंबल्स और यूरोपियन पावर के सिंबल को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वो पुलिस स्टेशंस को अटैक किए, चर्चेज को अटैक किए और मनी लेंडर्स की प्रॉपर्टी को लूट लिए, ज़मींदार की प्रॉपर्टी को लूट लिए, और उन्होंने जो सफ़ेद झंडा था उसको बिरसा राज का सिंबल बनाया, चिन्ह बनाया। 1900 ईस्वी में बिरसा को कोलरा हो गया और मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है और आंदोलन जो है एकदम से थोड़ा सा थम जाता है। बट जो मूवमेंट था वो सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 वेज, 2 तरह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। पहला ये कि उसने कॉलोनियल गवर्नमेंट को मजबूर किया, है ना, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजली टेकन ओवर बाय डीकूज। उसने कॉलोनियल गवर्नमेंट को मजबूर किया कि आप वैसे कानून बनाइए जिससे डीकूज मतलब कि हमारी लैंड नहीं छीन सकता आसानी से। दूसरा ये कि वापस से इसने क्या दिखाया कि ट्राइबल पीपल के पास ये कैपेसिटी है प्रोटेस्ट करने के लिए, किसके खिलाफ? इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ, और अपना जो गुस्सा है कॉलोनियल रूल के खिलाफ प्रस्तुत करने की ताकत है। उन्होंने ऐसा कैसे किया? अपने तरीके से किया, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल ऑफ स्ट्रगल। यानी कि उन्होंने इसको कैसे किया? अपना तरीका ढूंढा, अपना रिचुअल्स और अपने सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल से इसको किया।